तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो अभी हम लोग अपनी क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी एज यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो इस वजह से भी है क्योंकि इसका यूज है आगे चल के। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था प्रेफरेंस। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, जैसे हमने मल्टीपल यूटिलिटी फंक्शंस की बात करी जिनमें प्रेफरेंसेस इन्वॉल्व हुए, और हमने कॉब डेगलर्स, वेल बिहेव्ड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कोसाई लीनियर, कॉनकेव, मैक्स, ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस करी। मैंने वहां पे ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस करी डिटेल में क्योंकि उनकी सारी कनेक्टिविटी इसी चैप्टर से, चैप्टर 4 से। अब कुछ चीजें ऐसी थी जो चैप्टर 4 में थी, मैंने उसको चैप्टर 3 में कवर किया आपके साथ, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब वो हमसे बोले थे प्रेफरेंस, उसके बाद में उन्होंने हमसे बोला वेल बिहेव प्रेफरेंस। ठीक है, फिर उन्होंने हमसे यूटिलिटी फंक्शन बनवा लिया। फिर मैंने फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे आईसीबी बना दिया। फिर मैंने आपको यहाँ पे एमआरएस के बारे में भी डिटेल डिस्कशन कर दिया। तो प्रेफरेंस वाले में आपने चैप्टर 4 को भी कनेक्ट करा है। ठीक है, अब जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे वो चीजें डिस्कस करूंगा जो सिर्फ यहीं पर ही हैं, और दूसरे चैप्टर में वो नहीं थे। तो हेडिंग से जो हम शुरुआत करेंगे जनरली, तो आप हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ में, यूटिलिटी फंक्शन। पहले एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी फंक्शन। देखो गाइस, आपको पता है कि जैसे प्रेफरेंसेस हुआ करते थे प्रेफरेंसेस। तो आप कहते थे कि सर देखो, बंडल x1 y1, बंडल x2 y2, ऐसे बंडल आप लोग बोला करते थे, और आप कहते थे कि सर ये बंडल इससे प्रेफरेबल है। जहां तक हमने बात समझ ली थी, मैं फिर एक्सटेंड किया था मैंने बात को कि अब हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन होता है। अब अगर मैं इस प्रेफरेंस को यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट कर दूं, मान लीजिए ऐसे, तो अगर कोई प्रेफरेंस, अब यहाँ पे की ध्यान देनी, यहाँ पे प्रेफरेंस का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, अगर कोई प्रेफरेंस प्रेफरेबल है, कोई बंडल प्रेफरेबल है, x1 y1 इज प्रेफरेबल देन x2 y2, तो वही बंडल को अगर हम यूटिलिटी के अंदर पुट कर देंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये बात हर जगह वैलिड है? तो यस, ये हर जगह वैलिड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां पे शायद ये बात वैलिड ना हो। मतलब अब मैथमेटिकली सोचो, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले सुनना, बाद में नोट वगैरह करना। मान लो एक डायग्राम बनाया मैंने, एक यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। पहले सुन लेना, बाद में नोट करना चीजें आपको। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये है यूटिलिटी कर्व। ये भी यूटिलिटी कर्व है। मान लीजिए ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, मान ली बात मेरी आप लोगों ने। अब हमें देखना जनरली ये है कि आप मान लीजिए पहले इस वाले पॉइंट पे थे, और अब आप इस वाले पॉइंट पर आ गए। मतलब आप कहते हो सर x1 y1 इज प्रेफर देन y x2 y2। तो हमें ये दिख रहा है कि जो यूटिलिटी होगी x1 y1 से, देखने में वो लग रहा है कि वो ज्यादा होगी यूटिलिटी ऑफ x2 y2। मानते हो इस बात को या नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। भाई हम लोगों ने सीखा है ना इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं मैथमेटिकली बात करूं, अभी तो इकोनॉमिक्स पे मैं आया भी नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स का तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा अभी, पहले मैथमेटिकली समझ लो। एक होता है अब ये वाला, अब मान लो आप इस वाले बंडल पे हो ए और बी, और आप कहते हो कि सर देखो ऐसा है कि x1 y1, ये तो कंफर्म है कि ये बंडल x2 y2 इससे प्रेफरेबल है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इससे मिलने वाली यूटिलिटी और इससे मिलने वाली यूटिलिटी, तो आप मुझे तो बताओ, ए और बी, ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो यहाँ से यूटिलिटी कम हो रही है और यहाँ पे यूटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो यूटिलिटी अब x2 y2 वाली ज्यादा होगी या नहीं? एक जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे x2 और y2 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये और ये है, न, नया बंडल है, नई यूटिलिटी होगी, तो ये यूटिलिटी आपको गिरती हुई दिख रही है। इसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। मैथमेटिकली तो ये बात वैलिड है। मैथमेटिकली आप कहते हो कि सर ठीक है, अगर कोई बंडल प्रेफरेबल है
तो उसकी मतलब यूटिलिटी हो सकता है प्रेफरेबल हो सकता है प्रेफरेबल ना हो। बट जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में ये चीज वैलिड नहीं होती, मतलब ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं होता, बिकॉज हम लोग इन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को यही सोच के मानते हैं कि वो पॉजिटिव है। अब देखिए, पहले चीज दिमाग में रखना कि दिस इज नॉट द इंडिफरेंस कर्व, दिस इज द यूटिलिटी कर्व। ये समझाने के लिए पर्पज से मैंने आपको बताया था, ये एक्सपेंशन पाथ भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व भी नहीं है, इंडिफरेंस कर्व की चीजें आगे हम सीखेंगे। मुझे बताइए, बस ये वाली बात मैं आपको समझाना चाहता था, ये बात क्लियर हुई आपको? इज इट नेसेसरी कि अगर कोई बंडल प्रेफरेबल हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी हाई होगी? नो, इट इज पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इट रिवर्स। हम इकोनॉमिक्स में इस चीज को बोलते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो कंसेप्ट होते हैं ये यूटिलिटी होती है। अब आप क्या होगी कि सर ठीक है, ये बात आपने बता दी, तो व्हाट अबाउट द यूटिलिटी फंक्शन मीनिंग? तो यूटिलिटी फंक्शन का मतलब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सीखा था, हमारे पास वेल बिहेव प्रेफरेंस हुआ करता था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ करता था, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था। कितने सारे प्रेफरेंसेस हुआ करते थे दोस्तों? हम राइट होते थे बहुत सारे प्रेफरेंसेस। अब उन सारे प्रेफरेंसेस में अगर मैं अपना ये प्रेफरेबल बंडल चूज करूंगा, तो क्या ये श्योरिटी रहेगी कि हमारा उस प्रेफरेबल बंडल से यूटिलिटी बढ़ेगी? यस, बढ़ेगी। बस कुछ एक्सेप्शंस होंगे, जैसे कॉनकेव और मैक्स फंक्शन, उनकी बात हम बाद में करेंगे। बट यस, बढ़ेगी यूटिलिटी। हम लोग जनरली बात कर रहे हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन की। इफ द बंडल इज प्रेफरेबल देन यस इट इज नेसेसरी कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी इंक्रीज करे। अगर ऐसा होता है, इन केस ऐसा होता है, तो उसे मैथमेटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और इकोनॉमिकली एग्जिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चीजों को आसान कर देते हैं थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको कुछ डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक डेफिनेशन आप क्लियर करना मेरे साथ में, एक नेक्स्ट पेज से आप लोग को। ठीक है, एक डेफिनेशन क्लियर करो, देखिए ना मेरे साथ में, दैट यूटिलिटी फंक्शन, utility function is a way of assigning numbers to every possible consumption bundle such that more preferred bundles get assigned larger numbers। अभी जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे सीखोगे ना, तो आपको वो वीक प्रेफरेंसेस, एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक एडवांस लेवल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करा हम लोगों ने यहाँ पे। देखिएगा, a bundle इट मीन्स अ बंडल x1 x2, मतलब मैं लैंग्वेज के हिसाब से लिख रहा हूँ, इज प्रेफर्ड टू अनदर बंडल y1 y2 if and only if the utility you are getting from the bundle x1 x2 is strictly greater than utility you are getting from y1 y2। ठीक है, एक ये पॉइंट समझ में आ गया? तो तभी आप उस बंडल को प्रेफर करोगे। मान लीजिए आप कह रहे हो तो बंडल तो प्रेफर करा बट यूटिलिटी कम हो गई। मान लीजिए आप कहते हो कि मैंने एक बहुत महंगी कार खरीद ली, ईएमआई पे, लोन पे ले ली मैंने कार, ठीक है ना? जॉब कर रहे हैं तो खर्चा भी हो रहा है, तो और क्रेडिट कार्ड वाले तो बैठे ही हैं हमें बर्बाद करने के लिए, दे दिया हमें क्रेडिट कार्ड पे, कार ले ली। अब कार स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आ रहा है, बट आफ्टर दैट जब उसकी ईएमआई जाने लगी तो ये रियलाइज हो रहा है कि अब तो पैसे नहीं बच रहे। तो फिर आफ्टर सम टाइम व्हाट यू रियलाइज कि यार यूटिलिटी कम हो रही है हमारी। क्यों? क्योंकि कार का इतना यूज है नहीं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, कार का इतना यूज है नहीं। ट्रैफिक में कैसे लेके जाएंगे, वो घर में खड़ी हुई ही है,
लेकिन उसकी महीने की ईएमआई जा रही है और हर रोज उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो क्या आपकी यूटिलिटी बढ़ी? प्रेफर तो आपने किया था, यूटिलिटी बढ़ी थी, तो नहीं बढ़ी, इसका मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो चीज रिपीटेड ना हो वो एग्जिस्टेंस का पार्ट नहीं होता। बिजनेस का सबसे अच्छा रूल होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो रिपीट कस्टमर रिपीटेड वो रिपीटेशन करवाए, एक बार कस्टमर दोबारा भी आए, ये थोड़ी एक बार आके दोबारा ना आए तो वो एग्जिस्टेंस नहीं रही, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में जनरली हम ऐड ऑन कर रहे हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, लिखिएगा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन is a way of transforming one set of number one set of number into another set of number in a way that maintain order of number we represent a monotonic transformation by a monotonic transformation by f of u फिलहाल हमने यूटिलिटी लिखी है, that each transform each each utility or u into some another. So the utility remains same. मतलब you can say that कि आप कहते हो कि सर bundle u1 is greater than u2, this implies that function of u1 is greater than function of u2. मैथमेटिकली इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको? लिखिएगा आगे, for a monotonic transformation f u2 minus का f u1 has same sign as sign of u2 minus का u1, it means that monotonic transformation is always positive monotonic transformation. ठीक है, एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपके पास कोई यूटिलिटी फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इसका एमआरएस निकाला। एमआरएस का फॉर्मूला टेक्निकली लिखने में होता है डेल यू बाय डेल x1 अपॉन डेल यू बाय डेल x2, या आप इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 बोल सकते हो।
और यही चीज लिखने में डेल एक्स टू अपॉन में डेल एक्स वन, और यू कैन से दैट डेल एक्स टू बाय डेल एक्स वन। ठीक है, तो एक ये अंडरस्टैंडिंग आप अपने माइंड में रखना। तो हम लोग ये मान के चलते कि यस, कि दोनों का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। द साइन ऑफ बोथ द थिंग्स आर पॉजिटिव। याद रहेंगे मेरी बातें आपको? ठीक है। इफ देर इज एनी नेगेटिव साइन, ऑब्वियसली बात है, हम कहते हैं माइनस साइन यहाँ पर होता है, सो दैट माइनस साइन ओनली शो डायरेक्शन। इफ देर इज अ माइनस साइन तो डायरेक्शन शो करेगा। दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? तो गाइस, अब इसमें जनरली है क्या, अब इसमें आपने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब मल्टीपल लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस हमारे पास में है। जैसे आप यूटिलिटी फंक्शंस की बात करते हो, यू टॉक अबाउट द यूटिलिटी फंक्शंस। अब यूटिलिटी फंक्शन क्या है? ठीक है, तो जैसे एक यूटिलिटी फंक्शन हम पढ़ते थे, वेल बिहेव्ड, है ना? हम पढ़ते थे वेल बिहेव्ड। अब वेल बिहेव्ड कैसा प्रेफरेंस होता था? ये होता था आपका, पहले तो होता था कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। ठीक है, आप इसे कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, वो एक्चुअली ये ना सारे वर्डिंग्स का गेम है सारा। तो प्रेफरेंस एक चैप्टर भी है, और ये प्रेफरेंस हमारा साथ में भी इंक्लूड होगा। वेल बिहेव्ड, अब लिखने के लिए ऐसा होगा कि एक्स वन वाई वन या एक्स वाई, ये हो गया एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा, एंड वी कंसीडर दैट अल्फा बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। जब आप इसका इंडिफरेंस कर बनाओगे तो वो जनरली कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है हमारे पास में y, ये है हमारे पास में x, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया इसका, है ना? ये जनरली इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब मेरा कंसर्न ये है कि आप बहुत सारा आईसी बनाओगे, ये भी आईसी बनाया, ये भी आईसी बनाया, क्या इन आईसीज के गैप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कभी ये पैरेलल, जैसे पैरेलल तो है लेकिन कभी डिस्टेंस ज्यादा है, कभी डिस्टेंस कम है, या इनके स्लोप की इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी ये स्टीपर है कभी फ्लैटर है। तो guys, ये सारी चीजें जनरली हमारे यहाँ पर भी हैं, और जो अगला जो चैप्टर आएगा ना चॉइसेस, उसमें हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि द शेप ऑफ द आइसिस डिपेंड्स ऑन द अल्फा एंड बीटा वैल्यूज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ऐसी, अब कॉब डगलस में फर्क क्या होता है? कॉब डगलस इज 100% सिमिलर विद द वेलबीड, बस एक ही डिफरेंस होगा। पहली बात तो ये भी आपको कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होगा। ठीक है, और यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू वन, है या ना? अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू वन, और आईसीबी इसके ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जैसे आईसी आप यहाँ पे बनाते चलो। ठीक है, अब एक एक डिस्कशन ये भी होगा कि सर के जैसे मान लीजिए हमें इस वाले बंडल पे हैं, ये हमारा एक्स वन वाई वन हो गया। अब मैं इस वाले बंडल पे हूँ, एक्स टू वाई टू, हमें दिख रहा है कि एक्स टू वाई टू बंडल इज प्रेफरेबल देन एक्स वन वाई वन, है ना? तो ये भी तो कंफर्म है कि ये यूटिलिटी 50 की थी और ये यूटिलिटी 50 से ज्यादा की है ना? ए- तो जो यूटिलिटी ऑफ एक्स टू वाई टू इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ एक्स वन वाई वन। समझ में आई मेरी बात? क्लियरली? फिर आपको याद होगा कि आप वो प्रॉपर्टी भी पढ़ा करते थे कि टू आइसिस नेवर इंटरसेक्ट, वो इसी बात को तो लॉजिक बताते थे। भाई आपने बोला कि दो बंडल हैं, एक बंडल ऊपर है तो वो प्रेफरेबल है, दूसरा बंडल नीचे वो नॉट प्रेफरेबल है। लेकिन मजे की बात क्या है कि वो दोनों बंडल आगे चल के जिन आईसीस पे कनेक्टेड थे वो आईसी इंटरसेक्ट कर रहे थे, और उस इंटरसेक्टेड पॉइंट पर यूटिलिटी सेम होगी, कुछ एक कॉमन पॉइंट आ गया वहां पे। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट, इसलिए मैंने ये पैरेलल वाली बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसी एक और प्रेफरेंस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यूटिलिटी लिखते हैं हम लोग इसको दैट ए एक्स प्लस का बी वाई, वही लॉजिक यहाँ भी बैठेगा। इसके आईसीस हो गए, ये भी आपका कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस
इन द चैप्टर प्रेफरेंस। अब इसी से कनेक्टेड हम लोग सीखेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द चॉइसेस। इसमें बस एक छोटा सा नोट आप क्लियर करके रख लेना, और तो वो एग्जाम के लिए इस वाले पॉइंट पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुक में उसका नाम दे रखा है द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अप्रोचेस, द टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, क्योंकि आप हमेशा ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो दो टाइप होते हैं अप्रोचेस में हमारे, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच एक इकोनॉमिक्स के आए थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, और ये ऑर्डिनल अप्रोच दी है जे आर हिक्स एंड एलन। ये अप्रोच आई थी 1890 में, ये अप्रोच आई थी 1930s के अराउंड में। ठीक है, इस अप्रोच का पर्पस था सिर्फ ये बताना कि यूटिलिटी बेसिकली काउंटेबल, मतलब यूटिलिटी जो होती है वो मेजरेबल होती है, इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये बताते यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड, यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हो, अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बेसिक आइडियाज हैं, बस इसमें आपको बस ये पढ़ के रखना है, और इस इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा एग्जाम में यहाँ की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी वाली क्लास में मैं इतना रखता हूँ। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 4 था यूटिलिटी वाला, वो टॉपिक कवर हो गया। अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ चैप्टर 5 चॉइसेस। वो है काफी ठीक ठाक, काफी लेंथी। वहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में वहाँ भी डिस्कस करूंगा, और रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर अपने न्यूमेरिकल सेशंस में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।